आज हम कवर करेंगे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड यानी अधिमांग और न्यून मांग की प्रॉब्लम्स को करेक्ट किस तरह से किया जा सकता है। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, इसके मेजर्स क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी पे एक वीडियो बना रखा है, उसको पहले देख लेना तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत मैं इसमें भी बता दूंगी। सबसे पहली चीज़ है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। ऐसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ सरकार भी कर सकती है, कुछ स्टेप सरकार ले सकती है और कुछ स्टेप हमारा सेंट्रल बैंक भी ले सकता है। तो दोनों ही स्टेप्स ले सकते हैं। अब अगर ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए स्टेप्स हमारी सेंट्रल बैंक ले, केंद्रीय बैंक ले, तो इंडिया का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। अगर स्टेप्स आरबीआई लेता है तो उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति इसको हम कहते हैं। अगर सरकार कुछ कोशिश करे कि ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, वो क्या कर सकता है? तो सरकार जो कोशिश करता है अपनी तरफ से, उन कोशिशों को हम फिस्कल पॉलिसी के अंदर कवर करते हैं, यानी राजकोषीय नीति के अंदर कवर करेंगे। अब क्या क्या किया जा सकता है उसको देखते जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति, जो काम हमारा केंद्रीय बैंक कर सकता है, आरबीआई क्या क्या कर सकता है, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, इन दोनों प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए क्या कुछ कर सकता है। तो मौद्रिक पॉलिसी के अंतर्गत क्या होगा, मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत कोशिश की जाएगी कि जो मनी सप्लाई है, मुद्रा आपूर्ति है, उसको कंट्रोल किया जाए। एक बार मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लिया जाएगा तो एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड, अधिमांग हो या न्यून मांग हो, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकेगा। अब जो मौद्रिक नीति है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके अंदर दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक हमारा आता है क्वांटिटेटिव मेजर और दूसरा हमारा आता है क्वालिटेटिव मेजर। दो तरीके की चीज़ें आती हैं। क्वांटिटेटिव मेजर को हम मात्रात्मक उपाय कहेंगे और क्वालिटेटिव गुणात्मक। ठीक है, तो जो मात्रात्मक है उसमें क्या होता है? मात्रात्मक होता है जो डायरेक्टली असर डालेगा, जिसका डायरेक्ट असर देखने में आएगा, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इसका होता है, जिसको हम देखेंगे। अब जो मात्रात्मक उपाय है या क्वांटिटेटिव मेजर है, इसमें सबसे पहला है सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो। इन सब का मतलब मैंने बता रखा है, उसको प्लीज़ देख लेना एक बारी तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। दूसरा है एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। फिर हमारे पास है रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसे हम खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्वांटिटेटिव मेजर के अंदर आएगी। क्वालिटेटिव में दो चीज़ें बस हम कवर करेंगे, इतने से बात बन जाएगी। एक है मार्जिन रिक्वायरमेंट यानी सीमांत आवश्यकता, और दूसरा है मॉरल सुएजन। ठीक है, इसको हम कहते हैं नैतिक दबाव। तो इतनी चीज़ें ट्राई कर सकता है हमारा आरबीआई इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। अब कैसे ट्राई करेगा उसको हम देखते हैं, क्या कुछ करेगा, किस सिचुएशन में क्या करेगा। अगर इसका मीनिंग समझ जाओगे ना तो वो अपने आप ही बता दोगे, उसको फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद हम समझ पाते हैं। अब देखो फिस्कल पॉलिसी में क्या आता है। फिस्कल पॉलिसी में या राजकोषीय नीति में, यानी गवर्नमेंट क्या कुछ कर सकती है ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सरकार दो काम कर सकती है, या तो वो टैक्सेशन के साथ कुछ करेगी, टैक्सेशन यानी कराधान, तो या तो वो करों के साथ, टैक्स के साथ कुछ करेगी, या तो वो अपने खर्चे को मैनेज करेगी, खर्चा बढ़ाएगी या तो खर्चा घटाएगी, ऐसा कुछ कर सकती है। अब देखते जाते हैं किस सिचुएशन में क्या होगा। तो मीनिंग पता है तो हम फटाफट बताते जाएंगे, ठीक है। हल्का हल्का मैं बताऊंगी, मीनिंग ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी इसमें। तो सबसे पहली चीज़ थी कैश रिजर्व रेशो। तो ये वो था कि जो कमर्शियल बैंक होगा उसके पास में जितना डिपॉजिट आया, उस डिपॉजिट का थोड़ा सा जो परसेंटेज होगा वो उसको आरबीआई के पास में रखवाना पड़ेगा। तो ये हमारा सीआरआर है। अब इस टोटल डिपॉजिट का थोड़ा पैसा उसको अपने पास में भी रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम एसएलआर कहेंगे। अब जो बच गया उसको वो जो करना चाहे करे, लोन में देना चाहे, जो करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। इतना थोड़ा पैसा खुद के पास रखना पड़ेगा, वो एसएलआर है। थोड़ा आरबीआई के पास में रखना पड़ेगा, वो सीआरआर है।
अब जब एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है, हम खुद से बता सकते हैं कि क्या करेगा। लॉजिकल काम है ये, कोई रट्टा वाला काम नहीं है। तो पहली चीज़ है, जब एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम है, लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो जब लोगों की डिमांड ज़्यादा है, ऐसे सिचुएशन में कोशिश की जाएगी कि डिमांड कम हो। अगर हम चाहते हैं लोग कम डिमांड करें, तो लोगों के पास में पैसे कम रहने चाहिए। पैसे लोगों के पास में ज़्यादा है, इसलिए डिमांड ज़्यादा है। तो अगर चाहता है सरकार या हमारा आरबीआई कि लोगों के पास में कम पैसे रहें ताकि डिमांड कम हो, तो उनके पास से पैसे निकाले कैसे जाएं, क्या किया जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देगा। सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देगा और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब एक बैंक था, कमर्शियल बैंक, ठीक है, कमर्शियल बैंक था। पहले उसको इतना पैसा रखवाना पड़ता था आरबीआई के पास में, पर अब आरबीआई ने बोला नहीं, आप हमारे पास में इतना नहीं, आप हमारे पास में इतना रखवाओ। ठीक है, पहले उसको अपने पास में इतना रखना पड़ता था, आरबीआई ने बोला नहीं, अपने पास में इतना नहीं, इतना रखो। आरबीआई ने ये दोनों परसेंटेज बढ़ा दिया। तो जब टोटल जितना उसके पास में था, जितना डिपॉजिट आया था, उसका ज़्यादा पोर्शन अपने पास में रखने में चला गया, आरबीआई के पास में रखने में चला गया, तो उसके पास तो कम पैसे बचे। पहले उसके पास में ज़्यादा पैसे बच पा रहे थे, काफ़ी सारे बच पा रहे थे, पर अब उसके पास कम बच रहे हैं। तो जब एक कमर्शियल बैंक के पास में कम पैसे बचेंगे, तो वो लोगों को भी कम ही लोन दे पाएगा। अब वो लोगों को कम लोन दे पाएगा, तो लोगों के पास में कम पैसे आएंगे। लोगों के पास में कम पैसे आएंगे, तो वो डिमांड अपने आप ही कम कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। अब इसका उल्टा सिचुएशन डेफिशिएंट डिमांड का, ये समझ गए तो हम वो भी समझ जाएंगे। अब क्या हुआ, जब लोग मांग कम कर रहे हैं, डिमांड कम कर रहे हैं, तो आरबीआई हमारा केंद्रीय बैंक चाहेगा डिमांड ज़्यादा की जाए। अब डिमांड को कैसे बढ़ाएं, तो लोगों के पास में ज़्यादा पैसे जाने चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जहां वो कमर्शियल बैंक पहले अपने पास में, जो कमर्शियल बैंक था पहले जिसको सीआरआर इतना रखना पड़ता था, तो अब ये बोलेगा सीआरआर इतना रखना पड़ता था और एसएलआर इतना रखवाना पड़ता था। ये आरबीआई के पास में रखवाना पड़ता था, ये खुद के पास में रखना पड़ता था। तो अब अगर चाहता है हमारा आरबीआई कि डिमांड बढ़ाई जाए, तो डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो इन रिक्वायरमेंट्स को कम कर देगा। बोलेगा ठीक है, आप ना क्या करो, इतना पैसा मत रखवाओ हमारे पास में, थोड़ा सा रखवा दो, बस थोड़ा सा पैसा रखवा लेगा। कहेगा अपने पास में भी बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़े से रख लो। तो अब बैंक के पास में ज़्यादा पैसे बचेंगे, बैंक के पास में ज़्यादा पैसे बचेंगे, तो वो ज़्यादा पैसा लोन के फॉर्म में लोगों को दे पाएगा। इतना सारा पैसा बच गया, तो अब वो ज़्यादा पैसा लोन के फॉर्म में लोगों को दे पाएगा। जब लोगों के पास में ज़्यादा पैसे जाएंगे, तो लोग ज़्यादा डिमांड कर पाएंगे और ये कम डिमांड वाली प्रॉब्लम ख़त्म। ठीक है, तो बस इसका मीनिंग समझ जाएंगे तो हम अपने आप ही बता देंगे, इसमें कोई याद करने वाला काम नहीं है। अब देखो क्या होगा, रेपो रेट और बैंक रेट के साथ क्या होगा। तो कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से लोन लेता है, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन देगा, तो उसको रेपो रेट चुकाना पड़ सकता है, बैंक रेट चुकाना पड़ सकता है। सिक्योरिटीज रखवा के मिला लोन तो रेपो रेट है, बिना सिक्योरिटीज के, बिना प्रतिभूतियों के रखवाए मिल गया तो वो बैंक रेट है। अब इस सब का क्या मतलब है, उसको एक बार देख लेना तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, हमारे पास में आरबीआई था और हमारे पास में कमर्शियल बैंक था। तो कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए था, तो वो आरबीआई के पास में गया। आरबीआई ने बोला अगर लोन चाहिए तो आपको सिक्योरिटीज रखवाओ, कुछ गिरवी रखवाओ। तो गिरवी रखवाने के लिए गिरवी रखवाना पड़ा, सिक्योरिटीज को रखवाना पड़ा आरबीआई के पास। तो वो जो रेट था वो रेपो रेट था। ये शॉर्ट टर्म लोन के लिए होता है और ये कंपैरेटिवली ज़्यादा पीरियड के लिए लोन के लिए होता है। इसमें कुछ गिरवी नहीं रखवाना पड़ता। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब अपनी प्रॉब्लम्स को हम कैसे ख़त्म करेंगे, तो प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म किया जाएगा। अगर डिमांड ज़्यादा हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो फिर कोशिश क्या होनी है कि लोग कम करें। अगर हम चाहते हैं लोग कम डिमांड करें, तो फिर लोगों के पास में कम पैसा होना चाहिए। अब कम पैसा हो तो हम इसके साथ में क्या करें, इसको बढ़ाएं या घटाएं, ये सोचना है हमको। तो अब क्या होगा, अगर ये कमर्शियल बैंक है और ये हमारा आरबीआई है, ठीक है, अब क्या हुआ, रेपो रेट क्या है
जिस रेट पे आरबीआई लोन देगा कमर्शियल बैंक को, आरबीआई कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे लोन देगा, छोटे पीरियड के लिए दिया ये, बड़े पीरियड के लिए दिया ये, खत्म बात। तो अब क्या हुआ, अगर आरबीआई चाहे कि लोग कम डिमांड करें तो वो चाहेगा लोगों के पास में कम पैसे जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में वो इन दोनों को बढ़ा देगा, इन दोनों को बढ़ा देगा। वो बोलेगा ये दोनों ज़्यादा हैं, तो अब कमर्शियल बैंक को अगर इनसे लोन लेना है, अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेना चाहेगा तो कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसा उसको इंटरेस्ट के तौर पे देना पड़ेगा। जब ये दोनों रेट बढ़ जाएंगे और कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए होगा तो उसको आरबीआई को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए उनको महंगा पड़ेगा लोन। जब उनको लोन महंगा पड़ेगा तो वो थोड़ा सा कम लेना चाहेंगे, वो नहीं लेना चाहेंगे, बहुत कम लेना चाहेंगे। अब ऐसा हुआ तो इनके पास में पैसे कम रह गए क्योंकि इनको तो मिल नहीं रहा लोन ठीक पैसे पे, तो ये भी आगे जाके लोन कम देंगे, अमाउंट वाइज भी कम देंगे और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो भी बढ़ा देंगे। पहले अगर कमर्शियल बैंक जो लोन था वो अगर 8% पे दे रहा था क्योंकि उसको आरबीआई से सस्ते दाम पे लोन मिल रहा था, अब जब आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया तो ये बोलेगा कि मुझे भी बढ़ाना पड़ेगा, ये बोलेगा मैं 10 पे दूंगा। तो ऐसे कंडीशन में जिन लोगों को लोन लेना होगा वो लोग डिस्करेज होंगे लोन लेने के लिए। अब वो डिस्करेज हो गए लोन लेने के लिए तो लोगों के पास में कम पैसा गया। पहले ऐसे ही ले लेते थे कि सस्ता है चलो ले लो क्या दिक्कत है, बट अब महंगा हो गया तो लोग कम लोन लेंगे या ज़रूरी वाली चीज़ों के लिए लेंगे सिर्फ। तो ऐसे कंडीशन में लोगों के पास में कम पैसा गया, कम पैसा गया तो डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम, ये प्रॉब्लम सॉल्व। इसका एग्जैक्टली उल्टा सिचुएशन डेफिशिएंट डिमांड के केस में। अब क्या करेगा, ओके इसका एग्जैक्टली उल्टा सिचुएशन हमारा डेफिशिएंट डिमांड के केस में। जब चाह रहे हैं डिमांड को बढ़ाना, डिमांड हमारी बहुत कम है, हम चाहते हैं डिमांड को बढ़ाना। डिमांड बढ़ेगी तब जब लोगों के पास में पैसे होंगे। तो पैसे कैसे जाएं, तो कोशिश की जाएगी कि लोग ज़्यादा लोन लें ताकि उनके पास में ज़्यादा पैसे जाएं। अब लोग लोन ज़्यादा लें तो चाहेंगे कमर्शियल बैंक भी लोन ज़्यादा लें, तो आरबीआई ऐसे सिचुएशन में इन दोनों को कम कर देगा, इसको भी घटा देगा और वो इसको भी घटा देगा। अब जब वो इनको घटा देगा तो कमर्शियल बैंक को लगेगा बहुत फ़ायदा है आरबीआई से लोन लेने में क्योंकि इतना सस्ता मिल रहा है, तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन लेगा, कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन लेगा और वो लोगों को भी ज़्यादा लोन देगा। अब क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चुकाना पड़ रहा है तो ये लोगों को भी सस्ता लोन दे सकेगा। जब लोगों को सस्ता लोन मिलेगा, ज़्यादा लोन मिलेगा, तो फिर अमाउंट लोगों के पास भी ज़्यादा आ जाएगी लोन की, लोगों के पास में पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, पैसे ज़्यादा आ जाएंगे तो खर्चा अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डेफिशिएंट डिमांड में उल्टा काम होगा, ये दोनों चीज़ें घटा दी जाएंगी ताकि कमर्शियल बैंक्स एनकरेज हो लोन लेने के लिए। कमर्शियल बैंक्स बैंक से आरबीआई से लोन लेने के लिए एनकरेज होंगे तो फिर लोग भी, वो लोगों को भी ज़्यादा लोन दे पाएंगे, कमर्शियल बैंक लोगों को भी ज़्यादा लोन दे पाएंगे, सस्ते दाम पे दे पाएंगे, तो लोग एनकरेज होंगे ज़्यादा लोन लेने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में कम डिमांड का प्रॉब्लम ख़त्म क्योंकि लोगों के पास में ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। अब है रिवर्स रेपो रेट, ये देखो क्या होता है। अब क्या हुआ, हमारे पास आरबीआई है, हमारे पास में कमर्शियल बैंक है। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेगा तो ये जो कमर्शियल बैंक को लोन ले लिया इसने, अब ये कमर्शियल बैंक को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाएगा, आरबीआई कमर्शियल बैंक को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाएगा उसको रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। तो जब डिमांड लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो आरबीआई चाहेगा कि वो कम डिमांड करें। अब कम डिमांड तो करें पर क्या करें, इसके लिए लोगों के पास में पैसे कम होने चाहिए। तो वो कमर्शियल बैंक को क्या करेगा, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देने को तैयार हो जाएगा। वो कमर्शियल बैंक को एनकरेज करेगा कि आप लोन लोगों को मत दो, आप हमको दे दो और हम ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में कमर्शियल बैंक खुशी से लोन देगा आरबीआई को क्योंकि यहाँ पे पैसे मिलेंगे वापस, ये श्योरिटी है। अब जब आरबीआई को लोन दे रहा है वो, तो लोगों को लोन देने के लिए कम पैसे रह गए। इस तरह से लोगों के पास में कम पैसे जाएंगे, लोगों के पास में कम पैसे जाएंगे तो उनका खर्चा भी कम होगा, वो कम पैसे खर्च करेंगे। तो इस तरह से एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम सॉल्व।
अब देखो डेफिशिएंट डिमांड के केस में क्या होगा। जब डिमांड कम है, जितना होना चाहिए उससे कम है, डिमांड बढ़ानी है। अब डिमांड बढ़ानी है तो क्या करें? तो हमारा आरबीआई और हमारा कमर्शियल बैंक। तो अब क्या होगा? हाँ, राइट, ओके। अब इस केस में रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया जाएगा। ठीक है, अगर मांग को हमें घटाना है तो रिवर्स रेपो रेट घटा दिया जाएगा। क्यों घटा दिया जाएगा? जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो जब लोन देगा आरबीआई को, तो आरबीआई जो लोन पे इंटरेस्ट चुकाएगा वो हमारा रिवर्स रेपो रेट है। अब आरबीआई जब रिवर्स रेपो रेट घटा देगा तो कमर्शियल बैंक को लगेगा इनको पैसा देके तो ज़्यादा फायदा है नहीं, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देने के लिए डिस्करेज होगा, उनको लोन के फॉर्म में पैसा देने को डिस्करेज होगा। तो इसको कम पैसा देगा, ये नहीं देगा, बहुत ही कम देगा। और क्या करेगा? जितना भी बच गया, जो ज़्यादा बच गया वो लोगों को देगा। तो ऐसे केस में लोगों के पास में ज़्यादा पैसा जाएगा क्योंकि आरबीआई के पास में कम जाएगा, क्योंकि उसने रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया। अब लोगों के पास में ज़्यादा पैसा गया, लोगों के पास में ज़्यादा पैसा आया तो खर्चा भी ज़्यादा करेंगे, खर्चा ज़्यादा करेंगे, डिमांड अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो डेफिशिएंट डिमांड का प्रॉब्लम, न्यून मांग का प्रॉब्लम सॉल्व। अब नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार की क्रियाएं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो आरबीआई है और जो कमर्शियल बैंक है, तो आरबीआई क्या कर सकता है? कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज को खरीद सकता है, सिक्योरिटीज को खरीद सकता है। तो जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज खरीदेगा, कुछ खरीद रहा है ना, तो बदले में कमर्शियल बैंक को पैसे देगा। ठीक है, तो जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी खरीदेगा तो उस सिचुएशन में कमर्शियल बैंक को पैसे देगा। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसे जाएंगे तो कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसे हो गए पहले से, कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो वो लोगों को लोन ज़्यादा दे पाएंगे। इस तरह से काम करता है ये। अब क्या होगा? जब डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, ऐसे सिचुएशन में डिमांड को कम करना है। डिमांड को कम कैसे करें? तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज बेचेगा। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी बेचेगा और कमर्शियल बैंक खरीद रहा है, तो उस सिचुएशन में कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसे देगा। अब जब कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को पैसे दिए तो उसके पास में जितने पैसे थे वो कम रह गए, उतने ज़्यादा नहीं रह गए। अब जब इसके पास में कम पैसे हैं तो ये लोगों को भी कम पैसे दे पाएगा। अब लोगों के पास में कम पैसे गए तो वो खर्चा कम कर पाएंगे, खर्चा कम करेंगे तो एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम सॉल्व, डिमांड भी कम हो जाएगा। इस तरह से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व। तो जब एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम होगा तो आरबीआई सिक्योरिटीज को बेचेगा। इसमें सब लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि कब बेचेगा, कब खरीदेगा, इसका रट्टा मारते रहते हैं। नहीं रिक्वायर्ड है, बस सोचो अगर बेचेगा तो पैसा आरबीआई के पास में आएगा। तो जब आरबीआई चाहता है डिमांड कम हो तो वो चाहेगा उसके पास में ज़्यादा पैसा आए, अपने पास में पैसा लाने के लिए वो सिक्योरिटीज़ को बेच देगा। सिक्योरिटीज़ को बेचेगा, पैसा उसके पास में जाएगा। कमर्शियल बैंक के पास में कम पैसा रहेगा तो कमर्शियल बैंक लोगों को लोन कम दे पाएगा, लोगों को लोन कम देगा, लोगों के पास में पैसे कम जाएंगे तो वो डिमांड घटा देंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखो दूसरे सिचुएशन में उल्टा काम, अभी जो हमने देखा, जो दूसरा सिचुएशन है वहाँ पे हमारी डिमांड कम है, हमको डिमांड बढ़ानी है। तो ऐसे केस में आरबीआई चाहेगा कि लोगों के पास में ज़्यादा पैसे जाएं। जब लोगों के पास में ज़्यादा पैसे भेजने हैं तो वो चाहेगा कमर्शियल बैंक के पास में ज़्यादा पैसे रहें। तो ऐसे केस में वो क्या करेगा? वो सिक्योरिटीज जो होगा खरीद लेगा, कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज को खरीद लेगा, सिक्योरिटीज को खरीद लेगा। जब खरीदा है तो पैसे देगा। तो इस तरह से कमर्शियल बैंक के पास में ज़्यादा पैसे हो गए, ज़्यादा पैसे हो गए तो वो आगे लोगों को ज़्यादा पैसे देंगे, लोगों को ज़्यादा पैसे देंगे तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व, न्यून मांग का प्रॉब्लम सॉल्व। सिक्योरिटीज़ को हिंदी में प्रतिभूतियाँ कहते हैं।
तो जहाँ जहाँ मैं बोल रही हूँ सिक्योरिटी समझ जाओ, प्रतिभूतियाँ हैं, तो प्रतिभूतियों को खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा। इसको ही ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है। अब हमारे पास में है मार्जिन रिक्वायरमेंट या सीमांत आवश्यकता। इसका क्या मतलब है और क्या करा जाएगा? तो हमने बोला अगर हमें लोन चाहिए, हम बैंक के पास में गए, हमको लोन चाहिए था, बैंक के पास में गए। अब जितना लोन चाहिए उस लोन को पाने के लिए हमको जिस वैल्यू का सामान गिरवी रखना पड़ा, ठीक है, सामान जो गिरवी रखा हमने और जितना पैसा हमको मिला, इसके बीच का डिफरेंस, उसको हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट या सीमांत आवश्यकता। अब इसके साथ में क्या किया जाएगा, किस सिचुएशन में देखते हैं। जब एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है, लोग मांग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा सीमांत आवश्यकता के साथ। अब सोचना है, हमारे पास में कमर्शियल बैंक है। पहले वो क्या कहता था, पहले कमर्शियल बैंक कहता था कि अगर आपको लाख रुपए का लोन चाहिए तो आपको उसके लिए गिरवी रखना पड़ेगा 1,20,000 का सामान। तो इस तरह से मार्जिन रिक्वायरमेंट हमारा 20 था। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, वो 20 था, 20,000 था। तो लोगों को ठीक लगता था, लोग काफ़ी सारा पैसा लेते थे और डिमांड करते थे बहुत सारी। तो अब डिमांड ज़्यादा ना करें, इसको लेके क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाएगा। अब बोला जाएगा कि अगर आपको 1,00,000 रुपया चाहिए तो उसके लिए 1,20,000 का नहीं, आपको 1,40,000 का सामान रखवाना पड़ेगा। कोई ऐसा सामान गिरवी रखवाना पड़ेगा जिसका वैल्यू 1,40,000 है। तो इसके बीच का गैप कितना हो गया, 40 हो गया। तो सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया गया। जब सीमांत आवश्यकता बढ़ गई तो जहाँ पहले लोग, क्योंकि कम पैसा देना पड़ता था, गिरवी कम वैल्यू का सामान रखवाना पड़ता था, तो लोग ज़्यादा लोन लेते थे, ज़्यादा लोन लेते थे, ज़्यादा पैसा लोगों के पास में आता था, ज़्यादा खर्चा करते थे, ज़्यादा डिमांड करते थे। अब वही सेम पैसा उधार लेने के लिए ज़्यादा पैसा गिरवी रखवाना पड़ रहा है, तो लोग डिस्करेज होंगे लोन लेने के लिए, लोन कम लेंगे, उनके पास में पैसे कम आएंगे, उनके पास में पैसे कम आएंगे तो डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। अब जब लोग डिमांड कम कर रहे हैं, फिर क्या किया जाएगा? देख रहे हो कितना लॉजिकल है, इसको कोई रट्टा मारना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है रट्टा मारने की, इसको समझ के हम कर सकते हैं। अब देखो क्या होगा, जब डिमांड कम है तो डिमांड बढ़ाना है, यानी लोगों के पास में ज़्यादा पैसा जाना चाहिए। तो जहाँ पे पहले कमर्शियल बैंक बोलता था कि आप 1,00,000 रुपए लेने के लिए आपको 1,20,000 का सामान गिरवी रखवाना पड़ेगा, अब वो कहता है अगर आपको 1,00,000 रुपए लेने हैं तो सिर्फ 1,10,000 का सामान गिरवी रखवा दो। तो गैप क्या हुआ, कम हो गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता कम हो गई, सिर्फ 10 है। तो ऐसे सिचुएशन में जो लोग पहले लोन नहीं लेते थे, उनको लगता था ये थोड़ा ज़्यादा है, वो भी अभी लेने लगेंगे, ज़्यादा लोग लोन लेने लगेंगे। जब ज़्यादा लोग लोन लेंगे तो ज़्यादा लोगों के पास में पैसा जाएगा, लोगों के पास में ज़्यादा पैसा जाएगा तो फिर वो ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे तो ये न्यून मांग का जो प्रॉब्लम है, डेफिशिएंट डिमांड का जो प्रॉब्लम है, खत्म। ठीक है, तो बस इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व। अब टैक्सेशन, ये आ गया फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में दो चीज़ें हैं, एक है टैक्सेशन, दूसरा है सरकारी खर्चा। तो टैक्सेशन में क्या होगा, जब सरकार चाहेगा कि लोग ज़्यादा डिमांड ना करें, एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम है और सरकार चाहता है डिमांड को कम किया जाए, तो ऐसे सिचुएशन में सरकार चाहेगा लोगों के पास में कम पैसे रहें। तो जहाँ पे वो कम टैक्स लगाया करता था, ये इंसान का इनकम है, एक इंसान का इनकम है ये। अब पहले उसको इतना पैसा टैक्स के फॉर्म में देना पड़ जाता था और बाकी इतना सारा पैसा बच जाता था, तो वो खूब सारी डिमांड कर रहा था। अब सरकार को ये खूब सारी डिमांड जो हो रही है उसको कम करना है, तो वो बोलेगा टैक्स इतना नहीं, आप टैक्स दो, इतना सारा दो, ये सारा टैक्स दो। अब उस इंसान के पास में कम पैसा रह जाएगा, अब वो खर्चा कम करेगा, डिमांड कम करेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, अब क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड, जो न्यून मांग है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं। अब लोग चीज़ों की डिमांड कम कर रहे हैं तो कोशिश करनी है कि वो ज़्यादा करें। अब लोगों से डिमांड ज़्यादा कैसे करवाएं, तो उनके पास में ज़्यादा पैसे रखने पड़ेंगे, लोगों के पास में ज़्यादा पैसे रहने चाहिए। तो जहाँ सरकार पहले इतना टैक्स लगाती थी, ये सारा इनकम था और इस इनकम का इतना पैसा टैक्स के फॉर्म में देना पड़ता था,
तो फिर अब सरकार चाहती है कि लोग ज़्यादा डिमांड करें, क्योंकि न्यून मांग का प्रॉब्लम है, डेफिशिएंट डिमांड का प्रॉब्लम है। ज़्यादा डिमांड करवाना है तो सरकार बोलेगी पहले आप इतना टैक्स दे रहे थे ना, अभी आप इतना मत दो, अभी आप कम दो। तो सरकार ने टैक्स घटा के सिर्फ इतना सा कर दिया। अब उस इंसान के पास इतना सारा इनकम बच गया, तो जहां वो पहले कम डिमांड कर पाता था, अब वो और ज़्यादा कर पाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इनकम भी आ गया। तो वो अब और डिमांड को बढ़ा देगा। जब वो डिमांड बढ़ा देगा तो हमारा ये वाला प्रॉब्लम खत्म। तो टैक्सेशन घटा दिया जाएगा डेफिशिएंट डिमांड के केस में। हम ये भी ध्यान रखेंगे। ओके, अब एक बस लास्ट चीज बचती है, खत्म हमारा काम। अब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ में क्या किया जाएगा। ठीक है, सरकार खर्चे के साथ में क्या करेगा अपने। तो ऐसा होगा, जब एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है, लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो सरकार चाहेगा कम डिमांड करें। ठीक है। अच्छा, एक बात तुमको याद होगा कि जो एग्रीगेट डिमांड होता है, जो हमारा एडी होता है, उसके कंपोनेंट्स में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आता है ना। उसके कंपोनेंट में क्या क्या आता है, उसके कंपोनेंट में कंजम्पशन आता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके कंपोनेंट में इन्वेस्टमेंट आता है। इसके अलावा सरकार का खर्चा भी तो आता है। ठीक है, सरकार का खर्चा भी आता है, तो एक कंपोनेंट तो ये भी है। तो अब क्या होगा, अगर आप चाह रहे हो ये चीज़ कम हो, हम क्या चाह रहे हैं, डिमांड कम हो, तो डिमांड कम हो तो ये भी तो कम करना पड़ेगा। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिमांड होगा। तो अगर चाहता है सरकार कि एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम सॉल्व हो, ज़्यादा डिमांड का प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो वो अपने खर्चों को कम कर देगा। अपने खर्चों को कम कर देगा, क्योंकि उनके खर्चों की वजह से भी डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, उनके खर्चों की वजह से भी डिमांड बढ़ रहा है। और जो सरकार खर्चा करती है, उससे फिर लोगों के पास में पैसा जाता है। लोगों के पास में पैसा जाएगा तो वो ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो सरकार अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेगा इस सिचुएशन में। और दूसरा सिचुएशन है डेफिशिएंट डिमांड। जब डिमांड कम हो रही है तो लोग डिमांड कम कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में सरकार अपना खर्चा बढ़ा देगा। जब सरकार अपना खर्चा बढ़ाएगा, ठीक है, सरकार ने अपना खर्चा बढ़ा के कोई स्कूल बना दिया, सरकार ने अपना खर्चा बढ़ा के कोई हॉस्पिटल बना दिया, ऐसा कुछ किया, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को काम वाम मिल जाएगा। काम मिलेगा, उनके पास में पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो खर्च कर सकेंगे। खर्च करेंगे तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो सरकार अपने खर्चों को भी इस सिचुएशन में बढ़ा देगा। जब लोग डिमांड कम करेंगे तो अपने खर्चे बढ़ा देगा। अपने खर्चे बढ़ाएगा तो हमारा एग्रीगेट डिमांड वाला जो काम है वो बढ़ गया, क्योंकि उसमें सरकारी खर्चा भी उसका एक कंपोनेंट है। और साथ में लोगों के पास में ज़्यादा पैसा जाएगा जब सरकार खर्चा करता है। जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, लोगों के पास में ज़्यादा पैसा जाएगा, तो इस तरह से भी फिर ये काम होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी लोगों के पास में पैसा जाएगा और वो ज़्यादा खर्चा करेंगे। तो ख़त्म, ये आई थिंक लास्ट है। ओके, डन, इतना ही था। ठीक है, फिनिश।